नमस्कार दोस्तों। हम आज इस सेशन में एक बड़ी ज़रूरी मुद्दे पे वार्ता करने जा रहे हैं। दरअसल जब हमारे पास में बहुत अधिक विकल्प हो, एक से अधिक विकल्प हो, तो आवश्यकता ये होती है कि हम एक अच्छा सा डिसीज़न लें, निर्णय निर्माण करें कि हम बहुत सारे विकल्पों में से जितना मौजूदा विकल्प है उसमें से किस विकल्प की ओर जाते हैं। ये डिसीजन मेकिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसा भी डिसीजन लेंगे वो उनको ठीक सिद्ध कर देते हैं अपनी मेहनत के बूते पे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो डिसीजन ले ही नहीं पाते और उस भ्रम में लंबे समय तक बैठे रहते हैं कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। तो डिसीजन लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसीजन ले लिया ना तो कम से कम बाद का समय खराब नहीं होगा और आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या होता है कि काम भी नहीं होता, मानसिक रूप से बेचैन होते हैं, व्याकुल से हो जाते हैं, मानसिक अशांति होती है और न जाने कितना ही समय ऊर्जा हम नष्ट कर देते हैं। और समय बड़ा कीमती है, आपको ही पता है कि जो जा चुका है वापस कभी आता नहीं। तो निर्णय निर्माण की स्थिति में हम कई बार असफल हो जाते हैं, कई बार निर्णय ले लेते हैं, फिर निर्णय गलत होगा या सही होगा ये तय होगा कि हम बाद में किस लेवल की मेहनत करते हैं। निर्णय कैसा होगा ये इस बात पे तय नहीं होता कि निर्णय आपने कैसा लिया था, ये इस बात पे तय होता है कि उस निर्णय को ठीक करने के लिए आपने कितनी मेहनत की। अब देखिए, विकल्पों की मौजूदगी में आज की मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो मोस्टली सारे 90% स्टूडेंट जो है वो उस भ्रम की स्थिति में ही हैं कि निर्णय कर नहीं पा रहे हैं कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो करें। तो मैं इस सेशन में इसी पर बात करने वाला हूं कि किस तरह से निर्णय किया जाए और किस तरह से प्रभावी अध्ययन किया जाए ताकि आप अपने जो समय और ऊर्जा को खराब ना करते हुए समय पर आप एक प्रकार से सेटल हो जाएं। ठीक है, तो कुछ बातें जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं साझा करना चाहूँगा। हो सकता है कि आपका अनुभव, आपका यूँ कहिए कि जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो फैक्टर है, वो हो सकता है मेरे से बेहतर हो, लेकिन मेरा अनुभव मैं आपसे साझा करूँगा, क्या पता आप में किसी के वो मदद कर जाए। ठीक है, तो किस तरह से एक एग्ज़ाम की तैयारी का निर्णय लें और किस तरह से उस तैयारी को अंतिम रूप दें, तो एक पूरी यात्रा बताऊंगा मैं इसमें, जिसमें एक स्टूडेंट स्टार्ट से लेके और चयन तक की यात्रा तय कर सकता है। ठीक है, मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे मतानुसार वो ये कि एक साथ 2 परीक्षाओं की तैयारी कभी ना करें। हाँ, ये उस स्थिति में करें जब 70% तक का पाठ्यक्रम समान हो। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं और साथ में कॉलेज लेक्चर की करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि 70-80% तक सेम होता है। लेकिन अगर आप प्रशासन को और कॉलेज लेक्चर को साथ में ले रहे हैं या स्कूल लेक्चर को साथ रह रहे हैं तो फिर क्या आता है कि यूँ कहिए कि एक व्यवस्थित रूप नहीं दे पाते, आपकी ऊर्जा बंट जाती है और आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि जो नए स्टूडेंट है या फिर जो कंपटीशन में 2-3 साल से ही है, बिल्कुल नए नए आए हुए हैं, उनको किसी एक परीक्षा को फोकस करना ज़्यादा ठीक रहता है 2 परीक्षाओं की बजाय। ठीक है, कॉलेज समय में ना आप जनरल स्टडी के तौर पे कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे आप कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं उसके बाद 2 परीक्षाओं को एक साथ लेके चलोगे तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आप दोनों में बेहतर नहीं कर पाओगे। मैंने अध्यापक भर्ती परीक्षा से बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब एसटीसी और बीएड का विवाद हुआ था और L2 को L1 में शामिल किया था, ऐसा कुछ बात चली थी। तो मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट दोनों में रखेंगे, L2 वाले L1 की भी तैयारी करेंगे तो बहुत संभावना है कि वो फेल हो जाएगा। और मेरे जान पहचान के जो मेरे परिचित विद्यार्थी मोस्टली उनके साथ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने दोनों की तैयारी की। कुछ बच्चों का हो गया, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो है वो ठीक तरीके से दोनों में स्कोर नहीं कर पाए, तो आपकी ऊर्जा विभक्त हो जाती है। तो पहली सलाह मैं यही देता हूँ कि आप पहले तो ये करिए कि 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ ना करें। 2 एग्ज़ाम या 2 परीक्षा जो है वो को कभी साथ ना लें।
ठीक है। अब तैयारी अगर दोनों परीक्षाओं की साथ करोगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा ध्यान भटकेगा, एनर्जी भटकेगी और इतना कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि आज क्या कंपटीशन का दौर है। पहले क्या होता था, 2015 से पहले कर लेते थे, सिलेबस भी सिमिलर होते थे। ये कब कर सकते हो, जब 70% तक सिलेबस अगर समान हो तो ये किया जा सकता, अन्यथा इससे बचे। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कर लिया, ठीक है, दो परीक्षाओं की तैयारी आप साथ कर नहीं रहे हैं, और अब बात ये आती है कि फिर किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसको निर्णय करने में भी आपको बहुत दिक्कतें आती है। तो मेरा ये मानना है कि किस परीक्षा की तैयारी करें उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या बातें ध्यान रखी जा सकती है, देखो मैं मेरे अनुभव पे बात करूँगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हम उसके लिए पात्र है कि नहीं है। पहली बात तो ये पात्रता देख लें कि पात्र है या पात्र होने वाले हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपके फेवर में है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि 70-80% पाठ्यक्रम ऐसा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा हुआ है या मैं पढ़ सकता हूँ या मुझे इसमें कोई जटिलता ही नहीं है, तो पाठ्यक्रम पक्ष में है आपके या नहीं है। हालांकि कई विद्यार्थी पाठ्यक्रम पक्ष में कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पाठ्यक्रम सच में पक्ष में नहीं होता, तो फिर उसकी तैयारी न करना ही बेहतर है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम देख लो एक बार, आपकी पात्रता जो है वो चेक कर लो कि आप पात्र है कि नहीं है। इसके साथ साथ में ये भी देखा जाए कि आपने पूर्व में किसकी तैयारी की है, ये फैक्टर भी साथ में देखो। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड दिया, उसका हो नहीं रहा है, अब वो हिस्ट्री में भी एमए किया हुआ है, अब मैं हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, इस प्रकार का डिसीजन ना ले। बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा वापस करें ताकि इसका स्कोर बढ़ा दिया जा सके। हाँ, अब ये अलग बात है कि आपने एमए तो कर ली लेकिन आपका उसका पाठ्यक्रम में आपके पक्ष में नहीं है। अब कुछ बच्चों के मैसेज आते, सर मैंने एमकॉम कर लिया या एमएससी कर ली है, अब वो पाठ्यक्रम हमारे उसके फेवर में नहीं है, तो हम कला वर्ग की तरफ जा सकते हैं क्या? तो जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पाठ्यक्रम पक्ष में नहीं है तो डेफिनेटली आप बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो बेहतर ये है कि आप जा सकते हो। पहला तो कोशिश ये करिए अपने सब्जेक्ट में रहिए। अगर सब्जेक्ट सच में आप लग रहा है कि बिल्कुल आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिफ्ट करना है वो एक समझदारी का निर्णय होता है। तो पूर्व में आपने तैयारी की है कि नहीं की है, पाठ्यक्रम पक्ष में है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं है, ये तीन चीज़ें निश्चित तौर पर देखें। अब ये कभी नहीं देखें कि पद कितने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बढ़िया तैयारी कर ली तो एक पद पे भी हो जाएगा, और तैयारी अगर खराब है तो 1000 पद हुए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये कभी नहीं देखें कि भर्ती कब आएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस विभाग की तैयारी करें विभाग बंद नहीं हुए, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। हर 2-3 साल में, 3-4 साल में एक भर्ती लगभग आके पूरी होती है। तो इन दो चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में न रखें, बाकी इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई मुझे इसकी तैयारी करनी है। साथी किसकी कर रहे हैं उसके साथ ना जाएं, क्योंकि साथियों की रुचि अलग होगी, उनकी पात्रता हो सकता अलग हो सकता है उनका पाठ्यक्रम अलग पक्ष का हो। तो बेहतर ये होता है कि इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब आपने जब किसी परीक्षा की तैयारी का निर्णय कर लिया इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद क्या करना, उस परीक्षा का आपको पाठ्यक्रम प्रिंट करके लाना है। पाठ्यक्रम आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेके आओ। ठीक है, हिंदी में भी लाओ, हिंदी में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी हिंदी कर लो, इंग्लिश में जो होता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लाओ। लाने के बाद में इसकी एक एक पंक्ति पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, इसकी हर लाइन का अध्ययन करें अच्छी तरीके से, अंडरलाइन करते हुए हर लाइन पढ़ें इसकी पाठ्यक्रम की, और पढ़ने के बाद में उसको हस्तलिखित करें। ठीक है, हाथ से लिखें उसको, और हाथ से लिखने के बाद में जो भी 3-4 पेज का जो पाठ्यक्रम होता है वो आपको ठीक से याद भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा। क्योंकि ये प्रश्न में बातें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर इन प्रश्नों पर मेरे पास मैसेजेस आते हैं। किसी के पास कहता है सर आपके पास हिंदी का पाठ्यक्रम है क्या, कोई कहता है सर आपने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं है, ये कब अपलोड होगा, तो मैं कहता हूँ पाठ्यक्रम में नहीं है। मतलब मुझे बताना पड़ता है कि क्या पाठ्यक्रम में है क्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पाठ्यक्रम लाए। दोनों का क्यों लाना है, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन ठीक नहीं होता है, इंग्लिश में हमें समझ में आ जाता है। दोनों को साथ में लेके बढ़िया तरीके से पाठ्यक्रम अपने हाथ से लिख लें, हर लाइन को पढ़ें। हाथ से लिखोगे तो एक पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम की लाइन टू लाइन हमें तैयार करनी चाहिए। ठीक है, ये कर लिया, पाठ्यक्रम रेडी है, किस परीक्षा की तैयारी। अब क्या करना, चौथा बिंदु, अब आपको उस परीक्षा के
जो पुराने 8-10 साल 20 साल के जो पेपर हुए हैं, पुराने पेपर ले आए नए पैटर्न से, जिस पैटर्न से आप परीक्षा देने वाले हो पुराने पेपर जितने भी हैं वो लाए। पुराने पेपर आने के बाद में अब उसका क्या करना है, इसकी 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके पास में जो भी उपलब्ध सामग्री है उसमें और पुराने पेपर को देखें कि आपकी सामग्री जितनी उपलब्ध है, जैसे क्योंकि कोई भी बच्चा बिल्कुल नया तो होता नहीं, उसके पास में 30-40% तो किताबें होती है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान का भूगोल है तो हमारे पास वो किताब होती है, इतिहास संस्कृति की किताब पढ़ी होगी, हिंदी की पढ़ी होगी, घर पे इतिहास की किताब होगी, है ना। ऐसी 8-10 किताबें हमारे पास होती है, ठीक है। तो क्या करें, पुराने पेपर लाए, इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण कैसे करना होता है, विश्लेषण क्या करना, आपकी जो अध्ययन सामग्री है जो आपके पास में उपलब्ध है, अब उसमें कितने प्रतिशत प्रश्न जो है वो पिछले भर्ती परीक्षाओं में कवर हुए हैं। अगर मैं मानता हूं 80-85% अगर कवर हो रहा है तो वो पुस्तकें तो आप अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर लीजिए और उसके लिए नई पुस्तक लाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तो काम ये कर लें। दूसरा ये देखें इस पुराने पेपर लाने के बाद विश्लेषण करके कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से अक्सर प्रश्न बन रहे हैं, कौन से टॉपिक है जहां पे अक्सर प्रश्न बन रहे हैं, उन टॉपिक पर विशेष बाद में ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जब आप अध्ययन सामग्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से हर बार प्रश्न आ रहा है, तो फिर आप उसको है वो थोड़ा सा और गौर से देखोगे, प्राथमिकता में लोगे आप। तो पेपर से सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है। एक तो ये निकालना है कि आपकी अध्ययन सामग्री जो है, जैसे राजस्थान भूगोल के पुराने पेपर आप लेके आए, भूगोल के आप जैसे स्टूडेंट है, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आपके पास मान लो केसी श्रीवास्तव थी प्राचीन भारत की, आपने देखा कि उसमें से 40 में से 35-36 सवाल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई और किताब लाने की आवश्यकता नहीं, वो किताब आप रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पुरानी सामग्री है जो आपके पास उपलब्ध है उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। नई सामग्री लाके 5 बार पढ़ोगे, इससे अच्छा जो 2-4 बार पढ़ी हुई है उसको वापस पढ़ोगे तो वो 10 बार हो जाएगी और वो लाइन टू लाइन याद हो जाती है, वो हमारी परिचित है, वो फेमिलियर हो रखी है किताब पहले से ही, है ना। अगर मान लो कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो 50-60% प्रश्न नहीं कवर कर रही है, तब आपको और सोचने की आवश्यकता है। तो पुराने पेपर लाके विश्लेषण कर लें। अब आता है अहम भाग तैयारी का। पुराने पेपर आ गए, आपके पास पाठ्यक्रम आ गया, आपने परीक्षा किसकी तैयारी करनी है ये तय कर लिया। अब आपकी अध्ययन सामग्री आएगी, शेष अध्ययन सामग्री। यहां से जो अध्ययन सामग्री है, जैसे मान लो 60% आपके पास पड़ी है, वो तो ठीक है। अब जिसकी अध्ययन सामग्री आपके पास है ही नहीं, जैसे मान लो कि इतिहास में विश्व इतिहास और आपके पास किताब नहीं है, भूगोल में जैसे मान लो कि फिजिक्स भौतिक भूगोल की आपके पास किताब है, मानव भूगोल की नहीं है, कार्टो की नहीं है ना, मानचित्र विज्ञान वगैरह की उसकी नहीं है, तो फिर आपको कुछ ऐसी सामग्री 40-50% जो होती है जो आपके पास नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब जो शेष अध्ययन सामग्री है वो लाई जाए। अब उसके लिए क्या करना है, कुछ बातें ध्यान रखना। अब शेष अध्ययन सामग्री लाने में किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शेष अध्ययन सामग्री के लिए सबसे पहले ये देखो कि जो भी लोकप्रिय लेखक है मार्केट में पहले से काफी चल रहे हैं, जैसे जब हम भूगोल की बात करते हैं तो सविंदर सिंह का नाम आता है भौतिक भूगोल में, जब इतिहास की बात करते हैं तो केसी श्रीवास्तव है, हरिश्चंद्र वर्मा है। ऐसे लोकप्रिय लेखक जो होते हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो लोकप्रिय हुए इसलिए कि उनकी अध्ययन सामग्री में कोई खास बात है। ऐसे लोकप्रिय लेखक को आप प्राथमिकता दें नए लेखक की बजाय, क्यों? नए लेखक में गलतियां भी हो सकता है नए लेखक ने कई सारे एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं टच नहीं किए हो, कई सारी समझ नहीं डाली हो, कुछ ऐसी भाषा लिखी हुई हो, क्लिष्ट लिखी हुई होगी। लेकिन लोकप्रिय लेखक लोकप्रिय इसलिए बने हैं कि उसमें कुछ खास बात होती है। साथ में कुछ सरकारी जैसे स्रोत है, ऑथेंटिक स्रोत है, चाहे आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी हो या नेशनल बुक ट्रस्ट है, कुछ ऑथेंटिक पुस्तकें जो आती है, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा देखें। साथ में सफल लोग जितने भी अपने सीनियर साथी हैं उनके द्वारा जो किताबें बताई जा रही है, सीनियर साथियों के जो स्रोत बताए जाते हैं, आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वो सब बताए जाते हैं। इन सब में छांट के सबको देख लो। देखने के बाद जैसे सीनियर साथियों ने कोई लोकप्रिय लेखक ही बता रखे हैं तो और भी बढ़िया हो गया। लोकप्रिय लेखक वैसे ऑथेंटिक की तो कोई सरकार में परिभाषा वैसे है नहीं, लेकिन आप कुछ भी अपना ऑथेंटिक मान सकते हैं, ठीक है, हाँ, गाइड से अलग हटके। अब इनका निष्कर्ष निकाल के और आपको न्यूनतम अध्ययन सामग्री रखनी है। क्या?
न्यूनतम रखनी है ताकि उसको बार बार आप रिवीजन कर सको। तो शेष अध्ययन सामग्री न्यूनतम हो, और इसको चुनने में इन 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखो। लोकप्रिय लेखक, पुराने लेखक है, और किताबें थोड़ी सी सरकारी स्रोतों की हो तो ज़्यादा बेहतर है, और साथ में सीनियर साथी जो भी बताते हैं उनकी लिस्ट बना दो, क्रॉस चेक कर लो। अब देखो ये सारी चीज़ें करने में आप 5-7 दिन आराम से ले सकते हो, क्योंकि आपको इसके साथ जाना, आपको करियर इसके साथ बनाना है। तो इसमें जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम से काम करें। जैसे हिस्ट्री है तो आप मेरे वीडियोस देख लो और कई साथियों के देख लो, फिर आपको लगता है कि ये किताब कॉमन आ रही सभी में, तो वो ले लो आप, ठीक है, उसको फिर पढ़ लो आप। अब शेष अध्ययन सामग्री ले ली, और जो कि बहुत न्यूनतम थी वो ले ली। अब देखो यहाँ पे एक शिक्षक, आजकल समस्या एक नई और उत्पन्न हो गई है, विकल्प उत्पन्न हो गया। समस्या क्या कहें, यहाँ पे आजकल कोचिंग का सिस्टम भी शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ऑनलाइन दुनिया नहीं थी, तो अच्छे शिक्षक कई बार दूर शहर में होते थे, हम जा नहीं पाते थे, फीस भी अधिक होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो एक वो भी विकल्प हो गया है कि कोचिंग करें कि नहीं करें। तो इस पे भी मैं आपको बात बता देता हूँ। अध्ययन सामग्री के सेगमेंट में ही हम एक और बात कवर कर सकते हैं यहाँ पे। मैं अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ, छठा बिंदु। देखो, मैं बहुत ही पूर्वाग्रह रहित होकर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको अगर ठीक लगे आपको तो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, देखो कोचिंग आप तभी करें जब आपको लगता हो कि परीक्षा में पर्याप्त समय है, ठीक है। क्योंकि कोचिंग क्लासेस, मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो, 700-800 घंटे से कम तो क्लासेस होती नहीं है, क्लियर सी बात है। मेरे जैसे हिस्ट्री का कोर्स है तो उसमें 600-700 घंटे हो गए, आराम से हो गए, ज़्यादा ही हुए। तो एक तो पर्याप्त समय हो, परीक्षा में पर्याप्त समय होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल कम से कम कह रहा हूँ, अगर 1 साल का समय हो परीक्षा को लेके, तब आप कोचिंग क्लास की तरफ जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर बिल्कुल नए हैं, आपको लगता है कि विषय को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, आपको नहीं पता क्या करना कैसे है, तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको अपना विषय बड़ा जटिल लग रहा है, अगर जटिलता नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो जा सकता है, क्योंकि शिक्षक काफ़ी चीज़ों को आसान कर देता है। किताब और शिक्षक में यही फ़र्क होता है। किताबें क्या करती हैं, 10 किताबों से फैक्ट लेके इकट्ठा करके रखती है। शिक्षक क्या करता है, 8-10 किताबों से फैक्ट लेके अभिव्यक्त करता है। शिक्षक बोलता है, किताब बोलती नहीं है। शिक्षक टू द पॉइंट लिमिटेड कंटेंट देता है, किताब सब कुछ लिख देती है। शिक्षक ये बता देता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है। किताब बोलती नहीं है, किताब सब लिख देती है। उसको लगता है कि आपको जैसा पढ़ना वैसा पढ़ो। किताब को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई समझ विकसित होगी, नए तथ्य मिलेंगे। टीचर्स को आप जितनी बार सुनोगे, कितनी बार पढ़ोगे, वही चीज़ें याद होती जाएगी, नया नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि टीचर तो बोल गया, बस इतना ही है। किताब को तो आप हर बार पढ़ोगे, हर बार आपको नहीं मिले। किताब में कभी ऐसी पूर्णता का भाव नहीं आ पाता। तो ये सारी चीज़ें होती। अगर विषय जटिल लग रहा है तो क्लास ले सकते हैं आप। साथ में अच्छा, पुराने स्टूडेंट है तो कोई भाग ले सकते हैं, पूरा कोर्स पढ़ने की बजाय सेगमेंट को पढ़ सकते हैं, मतलब वो ऑनलाइन और उसको दोनों को साथ में लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता, तो वो किताबें भी पढ़ सकते हैं। देखो, दोनों चीज़ें समान हैं और दोनों में प्रश्न लगभग सेम रहते हैं। अब बात ये आपकी रुचि किसके ऊपर होती है। पर्याप्त समय हो, नए विद्यार्थी हैं आप, विषय जटिल लग रहा हो, कोई भाग समझ में नहीं आ रहा हो, तब आप है वो कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। अब कोचिंग में भी आपके पास 2 विकल्प होते हैं। आजकल क्या 2 विकल्प हैं, ऑफलाइन भी है, ठीक है, और ऑनलाइन भी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करें, अगर आपके पास ऑफलाइन सुविधा है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूँ तो इसमें सामग्री अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारी मुद्दों पर शिक्षक बातें खूब कर लेते हैं। ऑफलाइन में हम लोग करते ही, हम लोग 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास को पढ़ाने के लिए 15 मिनट या 20 मिनट मेहनत करते हैं, ऑफलाइन क्लास हो जाती है। घंटे की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमें 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सामग्री अधिक होती है, इसमें सामग्री तुलनात्मक रूप से कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ी आंखों की सारी दिक्कतें आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है। ये चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑफलाइन में ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होती है। समस्याएं होती है जैसे आंखों की समस्या होती है,
कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक इसलिए कि 10 दिन कहीं इमरजेंसी में बाहर चले गए तो आप वापस सारी क्लासेस देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसका क्लासेस आप वापस ऑन कर सकते हैं। कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें ठीक मिल जाती है। साथ में क्या होता है कि आप अपने विषय के बेस्ट शिक्षक से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ साथ में फ़ीस भी इसकी रिजनेबल होती है और भी कई सारी सुविधाएं ऑनलाइन दे देता है, क्योंकि जैसे महिलाएं वगैरह शहर से बाहर नहीं भेजते तो उनके लिए ऑनलाइन विकल्प आजकल काफ़ी ठीक हो गया है कि घर बैठे बैठे भी आराम से जैसे उनको टाइम मिलता है कन्वीनियंट होकर वो आराम से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा आना जाना थोड़ा महंगा भी हो जाता है ये, है ना। तो और जबकि ये काफ़ी सस्ते हैं और आराम से पढ़ा जा सकता है। हालांकि डेटा वेटा यूज़ करके लास्ट में बात बराबरी पड़ती है। ऑफलाइन के लिए फिर शहरों में रहना करना काफ़ी समस्याएं हो जाती है और फिर कई बार कोर्स भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि टीचर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता और 2-3 घंटे में 1-1.5 साल कोर्स चलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम पे भी क्लास लेके भी दे सकता है, तो ये काफ़ी फ़ायदे और दोनों है। बाकी ऑफलाइन क्लास बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में कुछ स्थितियों में ऑफलाइन क्लास फ़ायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि शिक्षक को चुने कैसे, कौन से शिक्षक को चुने, ये भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको अगर दिक्कत आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से है वो। आप क्या करें, अपने ऑनलाइन विषय के जो मेन शिक्षक है उन 2-4 शिक्षकों की लिस्ट बना लें, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद में क्या करें, फिर उनके सभी के डेमो देख लो एक बार, फीस मत देखो, डेमो देख लो। डेमो देखें और उसके बाद में थोड़ा सा पुराने विद्यार्थियों से 5-7 विद्यार्थियों से फीडबैक देख लें। फीडबैक ज़रूरी है ना। फीडबैक देख लिया, उसके बाद में आप है वो उसकी विषय वस्तु देखें, उन्होंने जो कंटेंट दिया है क्या वो आपके परीक्षा में पिछले पेपर्स में वो सफिशिएंट रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उस पूरे कंटेंट को बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में उस कंटेंट से सवाल ही 50-60% आ गए तो आपकी गलती नहीं, आप यूं ही फेल हो जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि विषय वस्तु की पर्याप्तता देखें कि वास्तव में आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं उनका सामग्री पर्याप्त है कि नहीं है। अगर सामग्री पर्याप्त नहीं है तो बेहतर है कि अभी से कोई दूसरा विकल्प देखें। साथ साथ में आप ये भी देखें कि लिस्ट बना दी, सभी के डेमो देख लिए, फीडबैक देख लिए, विषय वस्तु देख ली और उसके बाद में ये देखें कि उनका अभिव्यक्ति कौशल कैसा है। शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बातें आपको समझ में आ रही है। देखो, कम तथ्य देगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर उनका अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतरी होता है थोड़ा सा उनका अभिव्यक्ति कौशल देख लें कि पढ़ाने की जो क्षमता है, उनकी जो समझाने के तरीके हैं, उनका जो भाषाई दक्षता है वो अगर ठीक है तो भी चल जाता है। साथ साथ में आप है वो इन चीज़ों को देखने के साथ साथ में जैसे अभिव्यक्ति देख ली, विषय वस्तु देख ली, फीडबैक देख लिया, सारे डेमो देख लिए, 2-4 लिस्ट में ये सारा है वो करके देख लिया। ये देखने के बाद में फिर आप है वो शिक्षक को चुन सकते हैं कि हाँ अब ये ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ ये भी देखें, कई सारे शिक्षक क्या होता है टू द पॉइंट बात करने वाले वो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों टू द पॉइंट? क्यों, कई मैंने ये भी देखा है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है कि शिक्षक है वो बातें अधिक और कंटेंट कम देते हैं। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट का कंटेंट आएगा और 45 मिनट की बातें आ जाती। कृपया करके ऐसे बचें, क्योंकि परीक्षा में बातें नहीं आएगी, परीक्षा में कहानियाँ नहीं आएगी, परीक्षा में फालतू की गप्पें नहीं आएगी, परीक्षा में कंटेंट आता है। शिक्षक चुनते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि वो टू द पॉइंट बात करता हो, निरर्थक बातें करने वालों से बचें। क्यों? क्योंकि ये लोग आपका समय भी खराब करेंगे। आपको उस समय तो खूब मज़ा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर पता चलेगा कि गलत डिसीजन था ये। तो ऐसे बचें। साथ साथ में आप उन शिक्षकों से भी बचें जो पीपीटी भर के लाते और आपको वहाँ खड़े खड़े समझा दें। क्यों? फिर आपका ध्यान पूरा पीपीटी पे पड़ा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग। कम से कम शिक्षक ऐसे शिक्षक से पढ़ें जिसका बोर्ड खाली हो और फिर साथ साथ में ये भी देखें कि उस बोर्ड पे मैप वगैरह के अलावा या कोई मॉडल है उसके अलावा या कोई तालिका वगैरह है, इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है। बाकी अगर पूरा बोर्ड भर के और पढ़ा रहे हैं तो आप न तो ठीक तरीके से बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं और ना आप उनको ठीक तरीके से सीख पाओगे। तो फीस के चक्कर में आके इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर मत करें। ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लें, 2-4 दिन लगेंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे आश्वस्त हो जाओ, फिर उनसे बात करें, शिक्षक से या शिक्षक की टीम से बात करें। उसके बाद में जैसे संतुष्ट हो जाते हैं तब आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। फिर कम से कम अगर आप इन ऑनलाइन सामग्री के साथ जाते हैं तो आप इतनी अध्ययन के बाद आप आश्वस्त तो हो ही जाएंगे कि और कंटेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है।
ये सारी चीज़ें तय कर लें, उसके बाद में आप कोई भी क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आजकल क्या मार्केट में शिक्षकों की अधिकता है, किताबों की अधिकता है, निर्णय निर्माण में दिक्कत सच में इसी वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है, तो फिर ठीक है। अब कोचिंग क्लासेस की बात कर ली मैंने, ऑनलाइन में भी देखें, ये चीज़ें ऑफलाइन में भी देखी जा सकती है। ये देखने के बाद में ये बात भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते, सर पॉलिटिकल साइंस है तो मैं किस सब्जेक्ट, किस टीचर के साथ जाऊँ, हिंदी के किसके साथ जाऊँ, ज्योग्राफी वाला पूछता है किसके साथ जाऊँ, हिस्ट्री वाले जनरली पूछते नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को तो क्यों पूछेंगे, मैं तो खुद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से पूछते नहीं हो, किसी और को पूछते होंगे। तो आप है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर आपको पसंद आ जाए तो चले जाइए। और फिर अगर एक बार, मैं मानता हूँ कि कोचिंग में किसी पार्ट को पढ़ते हैं फिर उसकी किताब ना पढ़ें, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर दोनों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शिक्षक पहले से ऐसा चुने कि आपको दोनों में से एक विकल्प उपलब्ध करवा दें कि भाई अब आप बुक्स छोड़ के उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अध्ययन सामग्री हो गई और अध्ययन सामग्री चुन कर ली गई। अब आता है लास्ट बिंदु, अध्ययन सामग्री चुन ली गई है और अब रेडीमेड नोट्स से बचें। रेडीमेड नोट्स जितने भी होते हैं उससे बचें। क्यों? क्योंकि न तो इसमें आपको पूर्णता का आभास होता है, न आपको कॉन्फिडेंस आता है, और न आपको कभी ये लगेगा कि नहीं हो गया, क्योंकि कई बार रेडीमेड नोट्स में गलती होती है, उसको सुधारने वाला कोई नहीं, आपको हर तथ्य पे शंका हो जाएगी। बेहतर कोशिश ये करें कि आप अपनी ही सामग्री को कम से कम 7 से 8 बार उसका पढ़ें, 7 से 8 बार पढ़ें, क्योंकि कम से कम सामग्री होगी तो रिवीजन 7 से 8 बार बहुत आसानी से हो जाएगा। जब 7 से 8 बार रिवीजन होगा तो रिवीजन की जो अंतिम अवस्था होती है विद्यार्थियों, उसे मनन कहते हैं। रिवीजन की अंतिम अवस्था प्राप्त कर जाओगे आप, जैसे हम मनन कहते हैं। अंतिम अवस्था कौन सी होती है? मनन, जिसमें आप अपने मस्तिष्क में आंखें बंद करके है वो उस टॉपिक को सोच सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ, सारी चीजें आपके मस्तिष्क में घूमना शुरू हो जाती है। मनन करने के बाद में क्या होता है, आपको एक ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी भी प्रश्न की विकल्प पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प पर कभी निर्भर ना रहें। ठीक है, क्यों के लिए निर्भर ना रहें। अब ये स्थिति क्यों आती है? जब हम हर प्रश्न के लिए, मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ या पूछता हूँ तो बच्चे हर बार कहते सर ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। इससे क्या होता है, आप विकल्प पर निर्भर है। अब परीक्षक आपके साथ गेम खेल रहा है और आप उन विकल्पों में 2-4 में गलती कर जाते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि प्रश्न पूछते ही आप बिना विकल्प देखे उत्तर देने की कोशिश करिए। अब आप जब ये सिद्धि हासिल कर लोगे, जब आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ रही है 10 में से 7-8 प्रश्नों पे, तब आप देखना आपकी एक्यूरेसी कितनी तगड़ी आती है, गलती करोगे नहीं। हर प्रश्न के लिए अगर आपको विकल्प चाहिए तो आप मान के चलिए 10-12 गलती आप करके आने वाले हैं। तो प्रश्न के उत्तर के लिए निर्भर न रहे। ठीक है, उत्तर के लिए विकल्प पर निर्भर ना रहें। तो इस हेतु जितना अधिक रिवीजन होगा, जितना अधिक चीजों को आंख बंद कर करके मनन करोगे, उतना ही आप मान के चलिए कि विकल्प पर से आपकी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, निर्भर ना रहे। और ये 7-8 बार रिवीजन हो गया। ये चीजें दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। कोशिश ये करते रहें हर प्रश्न को बिना देखे उत्तर देखने का प्रयास करें। 70-80% प्रश्नों में ऐसा हो जाना चाहिए। और आज की आखिरी बात, अभ्यास करें। ठीक है, जब 7-8 बार होता है, अभ्यास साथ साथ में चलने दें। जैसे कोई टॉपिक पूरा हुआ, उस टॉपिक को प्रश्न देखें, प्रश्न मिलाएं, कंटेंट में नहीं आया है तो ऐड कर ले कंटेंट में, और फिर एक बार अभ्यास करने के बाद में, अच्छा एक चीज और, अभ्यास हमेशा पुराने पेपर से करें, पुराने पेपर से अभ्यास करें। देखो साइंस के लोग हैं वो पुराने पेपर पे भी करें, टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें नई नई थियरी आती रहती है। कला वर्ग में क्या होता है, पुराने पेपर 60% रिपीट होते हैं। पुराने पेपर करें, टेस्ट सीरीज से मैं तो कहूंगा बचें। क्यों? क्योंकि इनके कोई लेवल नहीं होते, कभी कभार ये बहुत कठिन देते हैं जिसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता, बच्चों का डिमोटिवेशन हो जाता है। कई बार ये आपके बहुत सिंपल सा दे देते, कई बार उलूल जुलूल तथ्य दे देते हैं प्रश्नों की अधिक, क्योंकि 50-50 टेस्ट लेते हैं, इतने सवाल कहाँ से बनाए, कुछ भी पूछ लेते हैं, फिर इनकी गलतियां भी, त्रुटियां भी बहुत होती है। ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज की बजाय आप पुराने पेपर लेके आ जाए, 20-30 सालों के, आजकल मार्केट में खूब आते हैं किताबें, उनका एक एक प्रश्न का डीपली स्टडी करें,
कहाँ से पूछा गया। जैसे ही एक टॉपिक के प्रश्न पढ़े उसके बाद उस टॉपिक की थियरी आप वापस पढ़िए। एक बार थियरी पढ़ी, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर वापस थियरी पढ़िए। तब आप देखोगे तो जब आप वापस थियरी पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही पुराना प्रश्न पूछा हुआ होता है ना, वो वहां पे वो कंटेंट जैसे ही आएगा आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा। आप उसको और गौर से देखोगे, फिर दिमाग में आएगा हाँ ये सवाल है, वो पिछली परीक्षा में पूछा गया था। तो अभ्यास कैसे होता है? पहले सामग्री पढ़ी, जैसी सामग्री पढ़ी फिर प्रश्न देखो, प्रश्न किए पुराने प्रश्न करने के बाद वापस सामग्री देख लो एक बार। ये कम से कम 6-7 महीने की तैयारी के बाद स्थिति आएगी। सामग्री फिर पढ़े। अब इससे क्या होगा देखो, जब यहां पढ़ रहे होंगे, ये इसलिए पढ़ा था ताकि प्रश्न कर सके, प्रश्न करने के बाद वापस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पुराने प्रश्न आया ना वो बिंदु आप और कंठस्थ करो, क्योंकि 70-60% पेपर रिपीट होता है और इतनी घटोब नहीं रहती। इसलिए जब भी अभ्यास करो तो ये फॉर्मेट अपनाइए। सामग्री पढ़ो ताकि प्रश्न कर सको, फिर वापस सामग्री पढ़ो ताकि परीक्षा में आप अच्छे से कर सको, ताकि आपको कौन से बिंदुओं पे गौर करना है ये दूसरी बार में पता चल पाएगा। तो इस तरह से पुराने पेपर को लाएं और खूब सारा अभ्यास करें। और अभ्यास जो है ये इस रिवीजन के साथ में चलने दें, दोहराव के रिवीजन के साथ चलने दो आप, ठीक है, साथ चलने दें। देखो कोई भी विषय ठीक से तैयार करने में 1 साल आराम से 8-10 महीने लग जाते हैं। अगर आप डबल मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी कर लेते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी आप में परिपक्वता आएगी। क्या आएगी? परिपक्वता। देखो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। परीक्षा हॉल में अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो आप में गलतियां हो जाती है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ परिपक्वता है। ज्ञान अधिक है, परिपक्वता नहीं है, तो परीक्षा हॉल में आप गलतियां करोगे और आप ऐसे प्रश्न अटेंड करोगे जो नहीं करने थे, जो करने थे उसको अटेंड करोगे नहीं। ये क्या है? ये अपरिपक्वता है, ये मैच्योरिटी का अभाव था। ज्ञान तो पूरा था लेकिन परिपक्वता के अभाव में आपने गलतियां करी, इसलिए आप बाहर हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पास ज्ञान तो सामान्य होता है लेकिन परिपक्वता बढ़िया होती है, तो वो क्या करते हैं, क्या कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस तरह से उत्तर करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ज्ञान नहीं, कोरी परिपक्वता तो काम की नहीं है। आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज कब आएगा? जब 7-8 बार पढ़ोगे। परिपक्वता कब आएगी? जब आप अभ्यास करोगे। तो अगर ये दोनों चीजें बेस्ट स्तर पे हैं तो आपको कोई बार कर नहीं सकता। हम अभ्यास करते नहीं, कई बार ये नॉलेज तो हासिल कर लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते। तो ज्ञान और परिपक्वता ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। परीक्षा में आप कई बार ऐसे स्टूडेंट देखते होंगे जिन्होंने खूब मेहनत करी। ज्ञान किससे आता है? ये आता है आपके सिलेबस पूरा करके 5-6 बार रिवीजन करने से नॉलेज बढ़ता जाता है। और परिपक्वता कब आती है? लगातार अभ्यास करने से। अभ्यास ऐसे नहीं कि प्रश्न देखा और फिर ऑप्शन देख लिया, उत्तर क्या है इसका, फिर वापस प्रश्न देखते हैं। कई बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है, पेपर लेके आगे पुराने, अब पहले ऑप्शन देखते हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न आया कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। अब आपने पहले इधर देखा डी उत्तर है, फिर आता आरबीआई, हाँ ये तो मुझे आ रहा था। ये ऐसी परिपक्वता नहीं आएगी। प्रश्न बेहतर तो क्या होता, अव्वल ये होता कि प्रश्न देख के आप कहते हैं कि भाई मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई करती है। फिर देखते हैं हाँ आरबीआई पढ़ा, फिर उत्तर देख लो हाँ आरबीआई है। ये ऐसे तरीका करिए आप, ठीक है। तो ज्ञान और परिपक्वता ये दोनों होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आप परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। कई बच्चों के पास रिवीजन खूब कर लिया, ज्ञान खूब है लेकिन अभ्यास किया नहीं, मैच्योरिटी आई नहीं। पेपर हॉल में जो 10 सवाल छोड़ने थे वो भी कर लिए, जो नहीं छोड़ने थे वो छोड़ दिए। ऐसी गलतियां छोटी सी हो जाती है। परीक्षा हॉल की गलतियां दरअसल ज्ञान की कमी के कारण नहीं होती है, मैच्योरिटी की कमी के कारण होती है। ये विकसित कीजिए। और सबसे आखिरी बात आज की, ये सारी बातें अपने ऊपर लागू कीजिए और किसी को बताइए मत। क्यों? क्योंकि प्रचार करोगे तो आपके ऊपर अननेसेसरी दबाव बनेगा। और मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें साइलेंटली करें और ढंग से करें। और भरोसा कीजिए, ये चीज़ें सच में आपको सफल कर सकती है। और ये जितनी भी आज बातें करी है इसमें सारी बातें ये मेरे अनुभव है। आप इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी रणनीति इससे भी बढ़िया हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर आप इस चीज़ को लेके 1 से 1.5 साल तक समर्पित भाव से काम करते हैं, ईमानदारी से डेली 5-7 घंटे पढ़ के, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 साल बाद आप उस जगह पे होंगे जिस जगह के लिए आप काबिल हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और कोई ऐसा टॉपिक आपके मस्तिष्क में आए जो समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। 10-15 दिन बाद एक और वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।